हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर डिफरेंट रियल हॉरर स्टोरीज़ सुनने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और अपने साथ हुई घटना बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जिन कौन होते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। हमारे मज़हब में हमें बताया जाता है जैसे फरिश्ते होते हैं वैसे ही शैतान भी होते हैं, और बताया गया है जैसे इंसान धरती के ऊपर रहते हैं वैसे ही धरती के नीचे कुछ प्राणी रहते हैं जिन्हें हमारे मज़हब में जिन बताया जाता है। जिन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। कई सौ साल तक या कहें तो कुछ जिन कई हजार साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। इनके पास कई तरह की शक्तियाँ होती है। हम उन्हें उनकी मर्जी के बिना उनके असली रूप में नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो चाहें तो इंसान के रूप में आकर या किसी और चीज़ के रूप में आकर अपने आप को दिखा सकते हैं। जिन अलग अलग धर्म के भी होते हैं, कुछ मुस्लिम, कुछ जैविश, कुछ क्रिश्चियन या और भी धर्म के हो सकते हैं। जिन धरती के नीचे रहते हैं और सुबह के 3 से 4 बजे या बोले तो फजर के अज़ान के वक्त सूरज निकलने से पहले अपनी जगहों पर लौट जाते हैं। और ये भी कहा जाता है शाम के 6 बजे से सुबह के 3-4 बजे तक, जब तक सूरज नहीं निकलता, वो उनका समय होता है। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त ज़मीन पर ज़ोर से कुछ ना गिराएं और ना ही गर्म पानी गिराएं, क्योंकि ये सब उन्हें परेशान कर सकता है और इस वजह से वो आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले मैं आपको अपने दादी के साथ हुई एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी दादी के घुटने में दर्द रहता है, जिसकी वजह से उनसे चला फिरा भी नहीं जाता, और इस दर्द के पीछे भी एक वजह है। तो एक बार रात में जब दादी काम खत्म करके एक बर्तन में गर्म पानी लेकर जा रहे थे तो उनसे वो गलती से फर्श पर गिर गया। उसी रात जब वो सो रही थी तो उनके सपने में एक इंसान आया जिसका एक घुटना घायल था और बोला कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा। उसने मेरी दादी के एक घुटने को छुआ और अगले दिन से मेरी दादी के घुटने में दर्द शुरू हो गया और वो भी उसी सपने वाले आदमी की तरह चलने लगे। तो अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मुझे स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी सो जाती हूँ। जब मैं सो रही थी तो मेरी अचानक से आँख खुली। उस वक्त रात के 2 या 3 बज रहे थे और मेरे कमरे में एकदम अंधेरा था। मुझे कमरे में उस दिन कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई चीज़ मेरे पीछे है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है, और यही बोलना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो जो कुछ भी था मेरे मन की बात पढ़ रहा था। अपने आप का वजूद सच बताने के लिए वो कुछ अजीब सी चीज़ बड़बड़ाने लगा और मुझे वो आवाज़ बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही थी। उस समय मुझे ये नहीं लगा कि वो जिन्न है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो एहसास मुझे अब तक याद है। वो ऐसा एहसास था जैसे तुम मर रहे हो। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वैक्यूम मशीन मेरे मुंह पर रखकर मेरी आत्मा निकाल रहा हो। मेरी आंखें बंद थी और मुझे दिखाई दे रही थी तो सिर्फ एक सफ़ेद रोशनी। जब ये सब मेरे साथ हो रहा था तो सबसे बड़ा डर जो मेरे लिए था वो था मौत। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा छोटा भाई मेरे साथ वाले दूसरे बेड पर ही पड़ा था, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जब मैंने अपनी सारी हिम्मत और आस छोड़ दी तभी सुबह की अजान हुई। जब मैंने अजान की आवाज़ सुनी तो एहसास अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। जब वो शांत हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखें तो खुली ही थी। मैंने अपना कंबल अपने ऊपर से उठाया और उसके बाद पूरे टाइम जागती रही। वो रात मेरे लिए सबसे डरावनी थी। उसके बाद ऐसा कुछ दोबारा तो नहीं हुआ और उसे बीते आज 2 साल हो गए हैं और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ऐसा मेरे साथ अब तक 3 बार हो चुका है और आखिरी बार तो कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन तब मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप मुझे इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। मैं
सुनने को तैयार रहूँगी। तो आइए सुनते हैं आज की अगली कहानी। मैं और मेरे कज़न कुछ दिन पहले इस बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे लगा मुझे बात शेयर करनी चाहिए। ये 2013 की बिल्कुल सच्ची बात है जो मेरे रिश्तेदारों के साथ हुई थी। मैं आपको उसका असली नाम नहीं बताऊंगी, पर यह कहानी बताने के लिए हम उसे जोया बुलाएंगे। तो जब ये सब जोया के साथ हुआ तो वो सिर्फ 11 साल की थी। जोया की फैमिली में उसके पेरेंट्स, 2 भाई बहन, उसके अंकल और उनकी वाइफ, उनकी बुआ, उसके सबसे छोटे अंकल और दादा थे। तो ये सब इनके बड़े से 3 मंजिला मकान में रहते थे। उस घर में लगभग 14 या उससे भी ज़्यादा कमरे होंगे। पहले फ्लोर पर उसके सबसे छोटे चाचा और दादाजी रहते थे। दूसरे फ्लोर पर जोया अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन के साथ रहती थी, और तीसरे फ्लोर पर उसके अंकल और उनकी वाइफ रहते थे। तो इतने सारे कमरे होने के बाद भी लगभग 7 या 8 कमरे ऐसे थे जो हमेशा खाली रहते थे। ज़्यादातर वो कमरे बंद ही रहते थे या फिर स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जिनमें सालों पुराना सामान पड़ा हुआ था, जिन्हें एक बार रखने के बाद दोबारा नहीं छेड़ा गया। इनकी पूरी फैमिली उस घर में 1998 में रहने आई, तो उन्हें वहाँ रहते 13 साल हो गए थे जब सब कुछ अजीब होना शुरू हुआ। जोया हमेशा से ही एक होशियार बच्ची थी और उसे खेलने का भी बहुत शौक था। वो अकेली बैठी अपने मन के बनाए काल्पनिक बच्चों को पढ़ाती रहती थी। वो उनके लिए ड्राइंग्स बनाती और किसी टीचर की तरह उन्हें समझाती रहती थी। उस वक्त किसी को भी जोया की इन हरकतों पर अजीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे ऐसी हरकतें करते रहते थे। असली परेशानी जो शुरू हुई थी वो साल 2013 था। जोया अपना बहुत सारा टाइम उन काल्पनिक बच्चों को पढ़ाने में लगाने लगी और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। जोया को जब भी बुखार चढ़ता तो बहुत दिनों तक रहता था, और जब उतरता था तो वो पहले से और कमज़ोर हो जाती। मेरी माँ, जो कि जोया की आंटी लगती है, वो उसकी फैमिली से मिलने उनके घर गई और 2 हफ्ते तक उनके साथ ही रही। मेरी माँ के वापस आने के 1 दिन पहले उनका पासपोर्ट खो गया। सब लोग बहुत परेशान हो गए और उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिला। और हैरानी की बात तो ये थी कि जब सब वो ढूंढ रहे थे तो मेरी माँ को जोया भी कहीं नहीं मिली। पासवर्ड को ढूंढते ढूंढते अब उन्हें रात हो गई थी। फिर आधी रात को जोया ने अपने पापा से बोला कि क्यों ना घर के पीछे वाली जगह पर देखा जाए। घर के पीछे कुछ ऐसी जगह थी जहां घर का सारा कूड़ा इकट्ठा किया जाता था। वो सब वहां उस जगह पर गए और पासपोर्ट उन्हें वहीं उस जगह के शुरू में ही रखा हुआ मिल गया, लेकिन उसका एक पन्ना फटा हुआ था, मानो जैसे किसी ने जानबूझकर फाड़ा हो। मेरी माँ को पासपोर्ट मिला और वो वापस आ गई। इस घटना के बाद चीज़ें बिगड़ना और शुरू हो गई। जोया जहाँ भी जाती वहाँ अपने आप आग लग जाती। एक बार वो छत पर गई और वहाँ आग लग गई, और ये बात बहुत ज़्यादा अजीब थी। जैसे आप लोगों को पता है, आग लगाने के लिए लकड़ी या कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसमें आसानी से आग लगाई जा सके, लेकिन वो आग सीमेंट की दीवार पर लगी हुई थी और पानी मारने से आसानी से बुझ भी गई। सब एक बारी में नहीं रुका, ऐसा बहुत बार होने लगा था कि आग अपने आप छत पर लग जाती या किसी कमरे में, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान कभी नहीं होने दिया। जहाँ भी आग लगती वहाँ से कभी भी ना कोई माचिस, लाइटर या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे आग लगाई जा सके। लेकिन जो कॉमन चीज़ हर बार पाई जाती थी वो थी जोया, और वो भी उस कमरे या उस जगह पर बिल्कुल अकेली। यह सब 2 महीने तक लगातार चलता रहा और जोया हर बीतते दिन के साथ कमज़ोर होती जा रही थी। वो दिन में 17 से 18 घंटे तक सोती रहती और हमेशा ही थकी हुई रहती थी। उसने अब स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। फिर एक रात वो सब हुआ। जोया दोपहर में सो गई और नहीं उठी तो सबको उसकी फिक्र होने लगी, और लगभग आधी रात में जोया उठी तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल और बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। फिर वो भारी सी आदमी की आवाज़ में बोली, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। यह सब बोलते हुए वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। जोया की यह सब हरकतें देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे।
तो उन्होंने जल्दी से एक बाबा को बुला लिया। जैसे ही वो घर के अंदर आए तो उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ज़रूर है। तो वो जोया के पास गए और उसका इलाज करने लगे, लेकिन उस पर बहुत ताकतवर चीज़ हावी थी। तो बाबा ने उसके पेरेंट्स को बोला कि उन्हें इसी वक्त ये घर छोड़कर कहीं और रहने जाना पड़ेगा। तो उसी रात वो जो कुछ भी ले जा सकते थे उस घर से पैक कर कर ले आए और अपने घर के पास वाले दूसरे रिश्तेदारों के घर रुके। जोया वहाँ दोबारा बीमार पड़ गई। वो वहाँ से बाहर की तरफ भागी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए दोबारा उस भारी आदमी की आवाज़ में चिल्लाने लगी और ऐसे बड़बड़ा रही थी जो किसी के भी समझ के बाहर था। रोते रोते वो लंगड़ा कर गिरी और वहीं सो गई। बाबा दोबारा उनके पास आए और बोले कि उस पर एक जिन का साया है। फिर बाबा ने उसे तावीज़ दिया और हमेशा वो तावीज़ बांध कर रखने को बोला। जिन वैसे तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहना पसंद नहीं करते, लेकिन बंद कमरों में रह सकते हैं और उन जगहों पर भी जहाँ कचरा गिरा जाता हो और उस जगह भी जहाँ इंसान नहीं रहते। वो घर बिल्कुल सही था इन सब के लिए। कई सारे बंद कमरे, कचरा फेंकने की जगह घर के बिल्कुल पीछे, वो जगह बिल्कुल सही थी जिनों के लिए। उस रात के बाद जोया और उसका परिवार कभी भी उस घर में वापस नहीं गया और एक दूसरे छोटे घर में शिफ्ट हो गया। आज इस बात को 7 साल हो गए हैं। जोया और उसकी फैमिली आज खुश है और सुरक्षित है अपने उस नए घर में, और वैसा सब उस नए घर में कभी नहीं हुआ। उसके बाद कई परिवारों ने उस घर में जाकर रहने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहाँ कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं टिक पाया। कोई ना कोई उनके परिवार में से भी बीमार हो जाता तो उन्हें भी वहाँ से आना पड़ता, और आज तक वो घर खाली ही पड़ा है। तो सुनते हैं आज की आखिरी कहानी। मेरी उम्र 16 साल है। मैं अपने दादा दादी, 3 बिल्ली और एक तोते के साथ रहती हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ और जिस घर में हम रहते हैं वो भी एक छोटा घर है। तो ये बात कुछ हफ्ते पहले की है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, और जब भी मुझे बात याद आती है तो मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और मैं ढंग से सो भी नहीं पाती। तो एक बार रात को 12 बजे मैं ब्रश कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत देर तक जाग कर एनीमे देख रही थी। वो फ्राइडे था तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि कल मैं कितना थक जाऊंगी। मुझे हमेशा फजर की नमाज़ के लिए उठना पड़ता था। मुझे दिन में भी बहुत काम रहता था और मैं थक भी बहुत जाती थी, लेकिन शाम के वक्त सोकर मैं अपनी नींद पूरी कर लेती थी। बेड पर लेटे हुए जब मैं सहम जाती या अकेली होती तो मैं दुआ करने लगती थी। आप सोच रहे होंगे कैसी दुआ? मैं दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे शाप शैतान से बचाए रखे, और इसके अलावा भी कई सारी दुआएं करती थी। यह करने से मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। फिर उसी रात मैं जल्दी से बाथरूम गई और वापस आकर लेट गई। मुझे नींद एकदम आ जाती है और मुझे एकदम सोने में कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, लेकिन उस रात मुझे सोने में परेशानी हो रही थी और ये बात बहुत अजीब थी। और उससे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि मैं अपने आप को आईने में देखने से नहीं रोक पा रही थी। मैं लगातार एक नज़र आईने को देखे जा रही थी और मेरे मन में ये सवाल आ रहे थे, क्या मैं सच में अपने आप को आईने में देख रही हूँ? क्या मैं सच में यहाँ हूँ? क्या सच में मेरे पास बिल्लियाँ हैं? और ये जो भी मैं महसूस कर रही थी वो फीलिंग बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार 1 घंटे के बाद मैं सो गई और सोने के कुछ देर बाद मैं उठ गई, लेकिन मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। मैं सब कुछ अपने आसपास महसूस कर पा रही थी। ये पैरालिसिस मेरे साथ तब भी हुई थी जब मैं एक छोटी बच्ची थी, लेकिन मैं एकदम शांत थी और मैं ये देखने लगी कि ऐसी हालत में क्या करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पैर के अंगूठे को हल्का हल्का हिलाने लगी और इसके साथ अपने हाथों की उंगलियों को भी हिलाने की कोशिश करने लगी, और इस वक्त मैं बहुत शांत रहने की भी कोशिश कर रही थी। पूरे वक्त मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था और मुझे पता था कि इस दौरान मेरी आंखें बंद हैं। फिर मैं अचानक से होश में आई तो मुझे पता चला कि मेरे मुंह पर कंबल था। यह सब समझ आते ही मुझे बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा सोच रही थी।
जैसे अभी मेरा दम घुटने लगेगा। मेरे कमरे का एसी जो अभी सही चल रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा और अब वो मुश्किल से ही ऑन था। मैं बहुत डर गई थी और बहुत घबराने भी लगी थी। मुझे नहीं पता उस वक्त रात के कितने बज रहे थे। मैं बस अपने कंबल में ही थी। डर की वजह से मैं पूरी जम गई थी। मैं उस कंबल में ऐसी थी जैसे कोई चीज़ टूटकर अंदर फंस गई हो। डर की वजह से मेरे माथे पर पसीने आ रहे थे। लेकिन जो आवाज़ मैंने इसके बाद सुनी उसने मुझे और मेरे आसपास की बाकी सब चीज़ों को जमा दिया। मुझे पता है मेरी बॉडी पहले ही सुन पड़ गई थी, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा कि मेरा दिमाग रुक गया है। फिर मैंने वो आवाज़ गौर से सुनना शुरू की और ये कंफर्म किया कि जो मैं सुन रही हूँ वो बिल्कुल सच सुन रही हूँ या नहीं। लेकिन मेरा मन ज़ोर से चिल्लाने का कर रहा था ताकि उसकी आवाज़ को रोक लिया जाए और मुझे डर भी ना लगे। पहले तो वो आवाज़ किसी आदमी की तरह लग रही थी और फिर धीरे धीरे अजीब होने लगी, जैसे वो अपने असली रूप में आ रहा हो। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी पुराने टेप रिकॉर्डर से आती है, पहले साफ फिर अजीब। इस सब ने मुझे बहुत डरा दिया था। वो अरेबिक में भी कुछ बोल रहा था। मुझे सिर्फ उसकी वो अरेबिक में बोली बात ही समझ आई, क्योंकि वो किसी और भाषा में भी कुछ बोल रहा था। जो कुछ भी वो बोल रहा था बहुत ही कठोर ढंग से बोल रहा था, जिस वजह से मैं रोने लगी थी। फिर उसने मेरे ऊपर से कंबल उतार कर दूर फेंक दिया और मेरा ज़ोर से गला दबाने लगा। तभी मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मैंने देखा एक लकड़ी से बनी दीवार दिखाई देने लगी जो जल रही थी और उसमें से कीलें बाहर की तरफ निकल रही थी। और यह देखते देखते मैं सो गई। अब सुबह हो गई थी और मेरे मुंह पर एसी की ठंडी हवा ज़्यादा लगने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़मीन पर पड़ी हुई थी और मेरी नाइट ड्रेस कंधों तक ऊपर उठी हुई थी। मैं फिर से डर से सहम गई जब मुझे याद आया कि रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये बात भी बहुत अजीब थी कि जो वो उस वक्त बोल रहा था मुझे वो सब याद था, पर सोकर उठने के बाद मुझे उसकी बोली कुछ भी बात याद नहीं थी। वो आवाज़ इतनी अजीब और कठोर थी जो मुझे ज़िंदगी भर तक डराएगी। उसके बाद मैंने ढंग से 5 टाइम की नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने ये बात अपने दादा दादी को बताई तो उन्होंने एक राखी को बुला लिया। राखी वो होते हैं जो अगर किसी इंसान पर जिन का साया हो तो उसे वो बाहर निकाल देते हैं। मेरा झाड़ फूक कई दिनों तक चलता रहा। राखी के झाड़ फूक करते वक्त मैं इतना बीमार हो गई कि कुछ दिन तक स्कूल नहीं जा पाई। वो झाड़ फूक बहुत शक्तिशाली था। मुझे रात में डरावने सपने भी आते थे, जिनकी वजह से एक चीज़ पर ध्यान लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। राखी ने बताया कि मेरे ऊपर एक जिन का साया आ गया था, पर उसका ज़्यादा जादू मुझ पर नहीं चल पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमेशा इबादत करते रहते थे और ना हम कभी किसी काले जादू या किसी और बुरी चीज़ में पड़े थे। उसने बोला कि वो जिन मुझ पर इसलिए काबू नहीं कर पाया क्योंकि मैं हमेशा कुरान पढ़ती हूँ और अच्छे से इबादत करती हूँ। और उसने बोला कि वो शायद मुझसे प्यार करने लगा था या जाने अनजाने में मुझसे कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी जिससे जिनको बुरा लगा था। मुझे सच में नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मैं अब पहले से ज़्यादा इबादत करने लगी हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं ऐसा मेरे साथ दोबारा ना हो जाए।